गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर was born in the year 1856 on March 20 and he was died in the year 1915 on March 21st. He was an American mechanical engineer. वे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका में। He started his career as a mechanic and rose to the position of chief engineer in Bethlehem Steel Company in USA. वे USA की बेथलेहम स्टील कंपनी में एक मैकेनिक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी और फिर बाद में वे वहाँ चीफ इंजीनियर रहे। टेलर मेजर कंट्रीब्यूशन वाज हिज टू इम्पॉर्टेंट बुक्स, शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, which were published in the year 1903 and 1911 respectively. टेलर की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी यानी जो उनका मुख्य योगदान था वे थे उनके दो बुक शॉप मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि पब्लिश हुई थी 1903 में और 1911 में। यानी शॉप मैनेजमेंट 1903 में पब्लिश हुई थी और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में पब्लिश हुई थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर was popularly known as the father of scientific management. एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेंड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड्स और ट्रेंड पर्सनल का यूज़ करते हैं तो उसे ही हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा और एलोबोरेट करते हैं स्टूडेंट्स और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। अप्लाई साइंटिफिक टूल्स मतलब कि हम क्या कर रहे थे, किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे थे ताकि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाए। तो अब उस वर्क को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, साइंटिफिक टूल्स का यूज़ करेंगे वहाँ पे। यानी कि हम जिस इक्विपमेंट से भी किसी पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं वो इक्विपमेंट या टूल्स साइंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको, अगर हम एक बाल्टी पानी कुआं से निकाल रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं सिंपल कोई भी इक्विपमेंट्स का हम वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं हमारा ज़्यादा समय लग रहा है, ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, बहुत कठिनाई से हम निकाल पा रहे हैं एक बाल्टी पानी। लेकिन वहीं पे अगर हमें पुली की फैसिलिटी मिल जाए, अगर हम पुली का यूज़ कर लें तो हम उसी काम को बड़ा जल्दी आसानी से कर पाएंगे, बिना ज़्यादा मेहनत के हम उस वर्क को परफॉर्म कर पाएंगे। तो यही मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि साइंटिफिक टूल्स का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे और ये जो साइंटिफिक टूल्स होते हैं साइंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ हमें करना है, वो मेथड्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है उसका हमें यूज़ करना है। एंड ट्रेंड पर्सोनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट, और हमें क्या करना है, ट्रेंड पर्सोनल का यूज़ करना है। अब ट्रेंड पर्सोनल क्या होते हैं, सबसे पहले पर्सोनल मीन्स होते हैं एम्प्लॉयज़, द एम्प्लॉयज़ विच परफॉर्म द वर्क, उन्हें हम पर्सोनल कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड लगा हुआ है पर्सोनल के साथ, तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस होल्डर एम्प्लॉयज़, यानी जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो अपने काम में दक्ष हो गए हैं, जिन्होंने अपने वर्क में दक्षता हासिल कर ली है, उन्हें हम ट्रेंड पर्सोनल कहते हैं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आते हैं स्टूडेंट्स कि क्या हम इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। हाँ, इसे दूसरे तरीके से कैसे हम कहेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। जब हमें पता है कि वास्तव में हम अपने एम्प्लॉयज़ को कौन सा काम देना चाहते हैं, उनसे कौन सा वर्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि वे उस वर्क को
बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें और चीपेस्ट वे में परफॉर्म हो, यानी कम से कम खर्च में वो वर्क परफॉर्म हो, तो उसे ही हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस, आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही पढ़ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंस मीन्स नॉलेज। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ते गया वैसे वैसे हम साइंस को समझते गए, यानी साइंस ही तो नॉलेज है। सबसे पहले लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करते थे, यानी पैदल ही वो जाया करते थे, जिसमें समय भी बहुत लगता था, एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता था। तो जब समय के साथ साथ धीरे धीरे व्हील्स का इन्वेंशन हुआ तो हमारा समय बचा। तो व्हील्स का इन्वेंशन कैसे हुआ? जब हमारा नॉलेज बढ़ा तब व्हील का इन्वेंशन हुआ। अब रूल ऑफ थंब क्या है स्टूडेंट्स? रूल ऑफ थंब मीन्स होता है डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर, यानी साइंस जो है वो रूल ऑफ थंब नहीं है। साइंस किसी मैनेजर की तानाशाही या उसकी इच्छा या उसके पावर से चलने वाला चीज़ नहीं है। इस प्रिंसिपल के थ्रू इसी बात को हमें समझाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ क्या कहा गया है कि वे डिसीजंस जो हैं किसी मैनेजर की इच्छा से, मैनेजर के पावर से नहीं लिए जाने चाहिए, बल्कि हमें वैसे डिसीजंस लेने चाहिए। हम कोई भी डिसीजंस ले रहे हो वो डिसीजन साइंस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए। जैसे कि न्यूटन जब बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे और वहाँ से उस पेड़ से जब सेब गिरा तो वो नीचे गिरा। न्यूटन ने इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझा। उनके पास एक कारण था, सेब नीचे क्यों गिरा। अब सेब का नीचे गिरना क्यों हुआ तो हम सबको आज पता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसके वजह से वो चीज़ों को अपने तरफ खींचती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हम देख पा रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो रहा है। यानी कि अगर हम कोई डिसीजंस ले रहे हैं, हम कुछ किसी बात को रख रहे हैं कि नहीं इस काम को आपको इस तरीके से परफॉर्म करना है, या उसका टाइमिंग ये होगा, इतने देर में ही वो होना चाहिए परफॉर्म, या हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है या नहीं देना है। तो ये सारी बातें जिस तरह के भी जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन होने चाहिए। अगर हम कोई स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रहे हैं तो उस टाइम को फिक्स करने से पहले हमें उस पे एक्सपेरिमेंट कर लेने चाहिए, उसको साइंटिफिकली प्रूव कर लेना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रहे हैं तो हम 3-4 एम्प्लॉयज़ से सेम टास्क परफॉर्म करवाएंगे और हम देखेंगे कि उसका एवरेज टाइम क्या आ रहा है, वो वर्क जो है कितने देर में वाकई में कंप्लीट हो रहा है, और फिर हम डिटरमाइन करेंगे और तब जा कर के स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होगा। स्टैंडर्ड मेथड, वैसे तो मेथड्स बहुत सारे होते हैं एक इंडिविजुअल वर्क को परफॉर्म करने के, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड वही कहलाता है जो सबसे बेस्ट होता है, जिससे हम किसी काम को कम से कम समय में कम से कम खर्चे में परफॉर्म कर पाते हैं, वही एक स्टैंडर्ड मेथड कहलाता है। तो दिस इज़ अबाउट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब हम आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, दैट इज़ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मोनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अच्छे संबंध। हार्मोनी मीन्स होता है अच्छे संबंध, नॉट डिस्कॉर्ड, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद। यानी अच्छे संबंध जो हैं वो एग्जिस्ट होने चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी तरह का मतभेद वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी and proper understanding between management and workers, and they should work together for organizational goal. इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू
किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में पूरा हार्मोनी होना चाहिए, मतलब अच्छे संबंध होने चाहिए, वहाँ किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट को और वर्कर्स को दोनों को साथ मिल करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे को कॉपरेट करना, नॉट इंडिविजुअलिज्म। और इंडिविजुअलिज्म का मतलब हुआ सिर्फ अपने बारे में सोचना, यानी कि मेरा वर्क कंप्लीट हो गया, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी है, बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ अपने बारे में या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया ऐसा फीलिंग नहीं रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी cooperation between management and workers instead of individualism। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट हैं, एक मैनेजमेंट है और दूसरा एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं। तो एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गोल अचीव हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा तो फिर आपका भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा। और अगर मैनेजमेंट सोच रहा है कि नहीं, हमें वर्कर से ज़्यादा काम लेना है, वर्कर्स को कम हमें सैलरी देना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, तभी जा कर के ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो पाएगा। आप एक बार फिर से देखो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मैनेजमेंट में और वर्कर्स में कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें। तो ये प्रिंसिपल इसी बात पे फोकस करता है, इसी बात को ये कहता है। तो दिस इज अबाउट कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। नाउ कम टू द लास्ट प्रिंसिपल, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वहाँ के रियल एसेट्स कंसिडर्ड किए जाते हैं, वे वहाँ के असली संपत्ति होते हैं। अब मैनेजमेंट का ये फ़र्ज है, मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट उन्हें करना है, उनके मेंटल ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम वे ऑर्गेनाइजेशन में सेमिनार्स कंडक्ट करवाएं, वर्कशॉप करवाएं, जिसमें वे इमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनके थ्रू वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं ये एक एक वर्क के बारीकियों को समझाते हैं, एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिससे एक वर्कर अपना डेवलपमेंट कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, वो चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ करके उन्हें परफॉर्म कर सकता है, और तभी जा कर के वो अपना 100% भी दे पाएगा। तो इस प्रिंसिपल में इसी बात को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें ये बताया गया है कि मैनेजमेंट जो है वे वर्कर्स के जो उनकी अधिकतम क्षमता है, जो उनका मतलब जहाँ तक वो परफॉर्म कर सकते हैं किसी वर्क को, जो उनकी ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी है, क्षमता है जो उनकी,
और उनकी जो प्रोस्पेरिटी है, समृद्धि है, वहाँ तक उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नाउ अ डेज कंपनीज एंड देयर एम्प्लॉयज़ to attend seminars of eminent management experts like Philip Kotler for mental growth of the employees। यहाँ भी वही बात कहा गया है कि आजकल ये आम बात हो गई है कि कंपनीज जो है वो सेमिनार्स कंडक्ट करवाते रहती है, जहाँ पे कि इमिनेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आते हैं फिलिप कॉटलर के जैसे, और वे लोग एम्प्लॉयज़ का मेंटल ग्रोथ करते हैं। उन्हें उनके साथ एक एक बारीकियों को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के एक एक बारीकियों को वो साझा करते हैं, वो उनके साथ डिस्कस करते हैं, और तब जा कर के एम्प्लॉयज़ मेंटली उसके लिए तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, और वे अपना 100% देते हैं, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।